गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे ओडी ऑब्लिक सीसी अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था लोन अगेंस्ट बैंक डिपॉजिट, तो आज हमारा टॉपिक है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में दो केसेस होते हैं। पहला केसेस है मॉर्गेज टर्म लोन और दूसरा केसेस है सीसी या ओडी देना प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीसी ओडी अगेंस्ट प्रॉपर्टी। क्या क्या पेपर वर्क हमें चेक करने चाहिए ऑडिट के टाइम पे। ज़्यादातर एट करेंट जो बैंक्स हैं वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ओडी और सीसी क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। इस केस में सबसे पहले हमें सैंक्शन लेटर रीड करना चाहिए, क्योंकि सैंक्शन लेटर में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है। अगर हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी प्रॉपर्टी है तो उस केस में हमें स्टॉक स्टेटमेंट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉपर्टी होने के वजह से डीपी कैलकुलेट हर साल या हर महीने नहीं की जाएगी, सिवाय अगर प्रॉपर्टी में कोई रेट में चेंजेस आता है, उसकी वैल्यूएशन में मेजर चेंजेस आता है, डाउनफॉल आता है, तो हमें डीपी रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो इस केस में सबसे ज़्यादा डाउट जो ऑडिटर को रहता है वो यही रहता है कि क्या हमें डीपी स्टॉक के अगेंस्ट कैलकुलेट करनी चाहिए। तो इसमें हमारा काफ़ी डिस्कशन हुआ विद डिफरेंट बैंक्स, विद डिफरेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड फाइनली वी हैव अराइव अ फाइनल कंक्लूजन दैट कि हमें इसमें स्टॉक स्टेटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जब भी सीसी और ओडी प्रोवाइड किया जाता है तो उसके हर साल रिन्यूअल ज़रूरी होते हैं। रिन्यूअल्स में जो ब्रांच मैनेजर्स को पेपर्स कलेक्ट करने चाहिए वो लास्ट ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर बैंक की अपनी पॉलिसी है और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं रिक्वायर्ड है उनकी लिमिट तक, तो हमें उस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। बिकॉज जब भी बैंक उस ओडी या सीसी प्रोवाइड करता है तो वो सेल्स का 20% टर्नओवर का 20% लेकर चलता है और उतना ही वो मैक्सिमम उसको प्रोवाइड करता है। बिकॉज कभी भी ओडी और सीसी प्रोवाइड किया जाता है तो वो बिजनेस पर्पस किया जाता है। दैट मीन्स क्लाइंट जो है वो बिजनेस कंडक्ट कर रहा है और बिजनेस की जो सेल्स है वो उसको हेल्प करेगी ओडी और सीसी का इंटरेस्ट रीपे करने के लिए। बिकॉज बैंक का कभी भी प्रॉपर्टी परचेज और सेल करने का बिजनेस या मोटिव नहीं होता, उसका मोटिव होता है बिजनेस पर्पस से फाइनेंस करना और सिक्योरिटी को और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए वो प्रॉपर्टी को प्राइमरी सिक्योरिटी देते हैं। तो बैंक भी काफ़ी अपने आप को रिलैक्स रखता है, क्योंकि उसको पता है कि सिक्योरिटी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ चांसेस रिस्क के काफ़ी कम है, यहाँ एनपीए के चांसेस कम है। बट हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस केस में भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना चाहिए क्लाइंट का, और जहाँ तक है हमें जीएसटी रिटर्न्स लेके ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो टर्नओवर है वो एज़ पर जीएसटी रिटर्न्स होनी चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा ये रहता है कि आप जीएसटी की एनुअल रिटर्न्स मंगवाएं। आप एनुअल रिटर्न से चेक करें कि क्या जीएसटी में जो टर्नओवर रिपोर्ट है वही टर्नओवर हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के साथ साथ आपको और भी चीज़ें चेक करनी चाहिए जो हम आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन सैंक्शन लेटर से होता है। हमें सैंक्शन लेटर अच्छे से पढ़ना चाहिए। प्राइमरी सिक्योरिटी प्रॉपर्टी होने के साथ साथ उसमें हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक की भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या स्टॉक और बुक डेट को हाइपोथिकेट भी किया गया है, उसके प्रॉपर पेपर एग्रीमेंट उस फाइल में लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। उसके साथ हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहिए, प्रोजेक्शंस देखना चाहिए, और उसके बेसिस पे हमें ये देखना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी में रखी गई है क्या उसकी वैल्यूएशन 3 साल पुरानी तो नहीं है, क्योंकि बैंक्स की ये पॉलिसी है कि उसकी वैल्यूएशन 3 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये भी कभी कभी मिल सकता है सुनने को ब्रांच मैनेजर से कि बैंक की 3 साल पुरानी पॉलिसी सिर्फ एनपीए के केसेस में ही लगती है, कि एनपीए के केसेस में ही आपको वैल्यूएशन एवरी 3 इयर्स कराना है। बट ऐसा नहीं है, ये रिलैक्सेशन सिर्फ हाउसिंग लोन में दी गई है।
अगर आपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ओडी या सीसी दिया है तो आपको हर 3 साल में वैल्यूएशन कराना है प्रॉपर्टी की, और उसको आपको अपने सिस्टम में अपडेट करना है। साथ में हमें सरसाए का रजिस्ट्रेशन भी देखना चाहिए, जिससे कि ये सिक्योरिटी हो जाती है कि इन सेम प्रॉपर्टी पे 2 बार कस्टमर ने बोरोवर ने लोन नहीं कराया है। साथ में हमें इंश्योरेंस के पेपर लेने चाहिए जो प्रॉपर्टी के सफिशिएंट वैल्यू को कवर करें। अगर कोई भी मिस हैपनिंग या फायर वहाँ पे होती है तो वो उससे सिक्योर करे। साथ में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेक करना चाहिए CBS सिस्टम में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉपर उन्होंने डाला हुआ है या नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, इसमें स्टॉक स्टेटमेंट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमें अपने MBPF मैक्सिमम परमिसेबल बैंकिंग फाइनेंस के पर्पज़ से करंट एसेट को चेक करना चाहिए कि क्या हमारा लोन जो हमने प्रोवाइड या सैंक्शन किया हुआ है वो मेरे मैक्सिमम परमिसेबल बैंकिंग फाइनेंस के अंदर कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये चीज़ें हमें रिन्यूअल लेटर से या सैंक्शन लेटर के अटैचमेंट से भी चेक करनी चाहिए। मेरा जो एक्सपीरियंस बैंक के साथ रहा है, हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हर साल रिन्यू बैंक मैनेजर ने किया है कि नहीं, और वो रिन्यू शॉर्ट रिन्यू तो नहीं है। शॉर्ट रिन्यू दैट मीन्स कि उन्होंने सिंगल पेपर्स पे वर्किंग एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर बना के उसे रिन्यू कर दिया हो। बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर रिन्यूअल का मतलब हुआ कि अगर सपोज़ वो 31 मार्च पर्टिकुलर ईयर को रिन्यू कर रहे हैं तो वो लास्ट ईयर की ITR की कॉपी, कंप्यूटेशन, बैलेंस शीट, प्रोजेक्शन, ये सारी क्लाइंट से मंगवाएं, उसको वेरीफाई करें, उसे चेक करें और कैलकुलेट करें कि क्या वो OD या CC जो करेंटली हमने बोरोवर को दे रखी है उसके लिए बोरोवर एलिजिबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उसको OD और CC सैंक्शन कर रखी हो और हमने उस सेल्स को MPPF को कुछ भी कंसिडर या चेक नहीं किया हो। इसके साथ साथ जब भी सैंक्शन होता है तो हमें सबसे पहले सिविल वेरीफाई करना चाहिए बोरोवर का। साथ में अगर कोई गारंटर है तो उसके भी हमें सिविल निकलवानी चाहिए और देखनी चाहिए कि कोई प्रीवियस फ्रॉड तो नहीं किया हुआ या कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया हुआ है बोरोवर ने। ये सारे हमें पेपर्स भी साथ में चेक करने चाहिए। तो ओवरऑल OD एंड CC अगेंस्ट प्रॉपर्टी के केसेस में हमें मेजर एम्फेसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी देना है प्रॉपर्टी के पेपर्स के साथ साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रांच मैनेजर आपको बोले कि ये तो 100% सिक्योर है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर OD और CC प्रोवाइड किया गया है तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़रूर देखना चाहिए। हमें साथ साथ अगर ऐसा लगता है कि क्लाइंट जेन्युइन नहीं है, उसके कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे हैं, तो हमें पर्सनली क्लाइंट पे विज़िट करना चाहिए और वेरीफाई करना चाहिए कि वो एक्चुअल बिजनेस कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेरे को लगता है इसमें हमारे सबसे ज़्यादा हेल्प जो करता है वो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करता है बोरोवर का। तो हमें बोरोवर का अकाउंट लेजर देखना चाहिए अच्छे से कि पूरे साल में कितने डेबिट और कितने क्रेडिट हुए हैं, क्या वो डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अकाउंट को ही हिट कर रहे हैं सिर्फ, या कैश ट्रांजैक्शन ही डेबिट क्रेडिट हो रही है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंटरेस्ट सर्व हो रहा हो और वही रीपे कर रहा हो हमारा क्लाइंट। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें बोरोवर का अकाउंट लेजर सिंस डिस्बर्समेंट देखना चाहिए और लास्ट 1 ईयर के ट्रांजेक्शन को अच्छे से नोटिस करना चाहिए। अगर सपोज़ किसी भी क्लाइंट को एग्जाम्पल लेते हैं 50 लाख का CC दिया गया है या OD दिया गया है, तो हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि 50 लाख का कम से कम डेबिट और क्रेडिट का ट्रांजैक्शन उसने किया हो बैंक स्टेटमेंट में। इवन 50 लाख नहीं, जितनी भी उसकी सेल्स है एज़ पर फाइनेंशियल उतना का डेबिट क्रेडिट का ट्रांजैक्शन मिला के ज़रूर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें इनमें चेक करनी चाहिए। तो अब हम अगले टॉपिक फिर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको कोई भी इशू आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर करूँगा ज़रूर। थैंक यू।